जब SC/ST एक्ट लाया था तो कांग्रेस लेकर आई थी, उससे किसी को आपत्ति नहीं थी। अब यहाँ इसमें कुछ उनका कहना है कि उसके अंदर कुछ ऐसे क्लॉज जोड़ दिए गए हैं जिनसे उत्पीड़न होगा। अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई चीज लागू है। उसका अध्ययन हो रहा है, चिंता मत करिए, किसी के साथ नाजायज नहीं होगा। UGC को लेकर स्वर्ण समाज काफी आगे। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। क्या आगड़े पिछड़े में बटेंगे कॉलेज कैंपस? आज इस विषय पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि अनेकों छात्रों ने देश भर से आज तक को और मुझे टैग करके आज इस मुद्दे को उठाने की बात कही थी और मुझे भी लगता है कि इस मुद्दे पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर आज मैं आपके सामने हूं। UGC ने देश के सभी कॉलेजेस में 13 जनवरी को इक्विटी यानी बराबरी की कमिटियां बनाने का नियम लागू कर दिया है। सरल भाषा में इसको समझाते हैं। नियमों का उद्देश्य तो कॉलेज में जातिगत भेदभाव को रोकना है, लेकिन सोशल मीडिया में इस पर यह कहकर तूफान उठा है कि ये अगड़ों यानी सवर्ण जातियों के साथ अन्याय करने वाले नियम हैं, क्योंकि इक्विटी कमिटियों में सवर्णों का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। देखिए, मैंडेटरी नहीं किया गया है, यानी ये बाधित नहीं है कि कमिटी में जैसे अन्य वर्ग से सभी को वहां डालना, SC, ST, OBC, ये सब कुछ मैंडेटरी किया गया है, लेकिन अगड़े को भी उसमें शामिल किया जाए, ये मतलब जब उसमें ये प्रावधान नहीं किया गया है अलग से। अब इसी को लेकर चर्चा है कि क्या सवर्णों को शामिल नहीं किया जा रहा है, तो फिर ये बराबरी कैसे? सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन के बाद बीजेपी के कुछ नेता ये भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार सवर्णों से भेदभाव का कोई कदम नहीं उठाएगी। इसलिए भी नहीं उठाएगी क्योंकि इससे पहले भी 10% आरक्षण जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण थे उनके लिए भी सरकार ने किया था, लेकिन इस पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या वोट बैंक के लिए सवर्ण बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं? जब संविधान में समानता है तो फिर कैंपस को क्यों बांट रहे हैं? लेकिन हल्ला बोल की बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 13 जनवरी को अमल में आए UGC के इक्विटी रेगुलेशंस को सवर्णों के साथ भेदभाव बताकर सोशल मीडिया उबल ही रहा था कि अब राजनीति भी इसमें कूद गई है। UGC के नए नियमों को सवर्णों के खिलाफ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कॉलेजों में अनिवार्य की जा रही इक्विटी कमेटियों में सवर्ण प्रतिनिधि होना अनिवार्य शर्त नहीं रखी गई है। इसके अलावा झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। UGC के इक्विटी नियमों के विरोध में सोशल मीडिया पर चले कैंपेन के बाद जहां शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पोस्ट में खुलकर इसका विरोध किया है, तो वहीं विपक्ष के कुछ और नेता बचाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, UGC के कुछ उस पे उनको कुछ क्लॉज के ऊपर उनको आपत्ति है। चूंकि जब SC/ST एक्ट लाया था तो कांग्रेस लेकर आई थी, उससे किसी को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसमें सबका संरक्षण था, उत्पीड़न के खिलाफ था वो। अब यहाँ इसमें कुछ उनका कहना है कि उसके अंदर कुछ ऐसे क्लॉज जोड़ दिए गए हैं जिनसे उत्पीड़न होगा, तो उत्पीड़न किसी का भी हो नहीं अच्छा है, बेहतर नहीं है किसी का भी उत्पीड़न हो। UGC के इक्विटी नियमों के विरोध के बाद बीजेपी अभी खुलकर तो नहीं बोल रही है, लेकिन सांसद निशिकांत दुबे समेत कुछ बीजेपी नेता ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे कि सवर्णों के साथ मोदी सरकार में कोई भेदभाव नहीं होगा। उसका अध्ययन हो रहा है, चिंता मत करिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही EWS के माध्यम से स्वर्ण समाज को आरक्षण दिया है। हजारों हजार लोग पूरे देश में, मैं जानता हूं हजारों लोगों को जो EWS के आरक्षण में आज सरकारी नौकरी बने। किसी के साथ नाजायज नहीं होगा, यह मैं बता सकता हूं। मैं बताया ना आपको, मैं आपको बताया किसी के साथ जो है नाजायज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नहीं होने देंगे। बीजेपी को तो सवर्णों को लेकर सफाई देनी पड़ी है, लेकिन विपक्ष भी
यूजीसी के इक्विटी नियमों पर सवर्णों के विरोध के साथ होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। आज तक ब्यूरो। एक बात तो तय है, भारत की राजनीति में जाति वो तलवार है जिस पर पैर रखने से पहले हर पार्टी थर-थर कांपती है, क्योंकि उनके लिए हर जाति के खिलाफ जाना उस वोट बैंक को हमेशा के लिए खो देना है। और आरक्षण जैसे मुद्दे को तो सभी अति संवेदनशील मानते हैं, इसीलिए सब चर्चा करने से भागते हैं। जो खास मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, अमिताभ सिन्हा, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से प्रवेश चौधरी, प्रोफेसर जेएनयू के, सतीश प्रकाश, दलित एक्टिविस्ट, सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आप ही के साथ अमिताभ जी शुरुआत करना चाहती हूँ। अब देखिए, ये अगड़े बच्चे जो है वो सड़कों पर आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपने जो ये कमिटी बनाई है उस कमिटी में आपने जगह नहीं दी है, और यही जो द कॉम्पोजिशन ऑफ द इक्विटी कमिटी शैल बी फॉलोइंग, ये जो गैजेट में शामिल किया गया है, इसमें कहीं भी ये मतलब लीगैलिटी या ये मैंडेटरी नहीं किया गया है कि आप अगड़े को भी शामिल करें। अब इससे क्या मतलब, क्या मुसीबत है जिसकी वजह से ये बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अंजना जी, धन्यवाद आपको इस अच्छे और सेंसिटिव संवेदनशील मुद्दे पे मुझे अवसर देने के लिए, देश से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ये अगड़े नहीं है, ये सामान्य है। अगड़ा नहीं है, सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी, यानी सामान्य जनरल कैटेगरी, पॉइंट नोटेड। तो सामान्य वर्ग के लोगों के प्रति जो बच्चे हैं उनके मन में ये आशंका है। अब इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं व्यक्तिगत थोड़ा सा निवेदन करूं, मैं धर्म संकट में था, क्योंकि यहाँ पर जो विषय है, इस विषय में आप इधर या उधर कोई भी बात करें, तो मैं एक राष्ट्र के प्रति बहुत ही समर्पित व्यक्ति के नाते, नागरिक के नाते, मुझे ऐसा लगता है कि समाज और देश बंटना नहीं चाहिए मानसिक रूप से। और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो विषय कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये विषय ध्यान में रखिए। ये योगी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था एक है तो सेफ है। हाँ, मैंने बस करेक्ट कर दिया। चलिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ, महाराज योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसको थोड़ा संतुलित बनाया योगी जी, मोदी जी ने, माफी चाहता हूँ। अब इसी अवधारणा को आगे रखते हुए मैं कहता हूँ कि ये जो अभी विषय चला है, अब इसके थोड़े से बैकग्राउंड में मैं जाना चाहूँगा कि ये हुआ क्यों। अब देखिए, यूजी कोई भी चीज़ होती है तो उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा थोड़ी करनी चाहिए। अब ये 2019 में एक केस फाइल हुआ, और वो केस ऐसे मतलब कि हमेशा ये कहते हैं ना कि आबेदा सलीम ताडवी हैं लेडी, वो पीआईएल उन्होंने फाइल किया। इंदिरा जयसिंह सब लोग जानते हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, एजेंडा क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट को यूज करके उन्होंने ये जो आबेदा सलीम जी हैं मैडम, उनके मार्फत उनकी बिटिया ने सुसाइड किया था, उसके साथ उन्होंने रोहित वेमुला की मां को भी शामिल करके एक पीआईएल फाइल कर दिया। ठीक है। उस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में ये आदेश दिया कि जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसमें 173% का जंप है 3 सालों में। अब वो 173% कहने का क्या मतलब है, जैसे कि क्योंकि टोटल जो है 173 केस था 19-20 में, 23-24 में 378 केस हुआ, तो बढ़ा है, वो बढ़ा है कंप्लेंट। तो इसका मतलब है कंप्लेंट करने से तो लोग झिझक नहीं रहे। हाँ, ये डेटा हमने भी निकाला है, ये डेटा ग्राफिक्स नंबर 5 दिखा दीजिएगा। 2019 से 2024 के बीच जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की उछाल है, और 2019-20 में जातिगत भेदभाव की जो शिकायतें थी वो 173 थी, 173, जो अब बढ़कर 378 हो गई हैं। तो शिकायतें तो हो रही हैं, शिकायतें हो रही हैं। ये पॉइंट अगला थोड़ा जल्दी बोलना होगा सर। इसमें देखिए, जब शिकायतें भी बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि जागरूकता भी है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चाहे सामान्य हो, अगड़ा पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, महिला हो, वो बढ़ के आगे अपनी शिकायत दर्ज कर रही है। ठीक है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यदि कुछ कह दिया कि 8 हफ्ते में अपना लागू करो, तो एक पुरानी इमरजेंसी के समय की कहावत याद आती है, जिसमें प्रेस के बारे में कहा गया था कि दे वर आस्क्ड टू बेंड बट दे स्टार्टेड क्राउलिंग, मतलब वो रेंगने लगे, उनको झुकने के लिए कहा गया था। यही स्थिति मुझे लगती है इस जो इसमें है, जो नोटिफिकेशन में यूजीसी के, उसमें कहा गया कि भाई आप जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात पूछिए और उसके बाद उसका करेक्शन करिए 8 हफ्ते में। उन्होंने जो ये विषय निकाला है उसमें कुछ करेक्शन की गुंजाइश है। करेक्शन मैं बता रहा हूँ। करेक्शन देखिए, करेक्शन ये है कि सबसे पहले तो जो कंप्लेनेंट है उसको, यदि उसके खिलाफ में ये बात आती है कि वो
गलत बोल रहा है अपने करियर को बढ़ाने के लिए या किसी ब्राइट लड़के को सामान्य कैटेगरी के उसको नीचा दिखाने के लिए यदि फॉल्स कंप्लेंट करता है, उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे साथ वो कर रहा है, एट्रोसिटी कर रहा है। तो ये महसूस करना एक बहुत ही वेग आरोप है। मैं मानता हूं कि वो भी होता है समाज में, लेकिन उसके लिए उसको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि कानून हमेशा एक एविडेंस की बात करता है। तो समान स्थितियां सबको मिलनी चाहिए, उसमें दंडात्मक प्रक्रिया हो। तो क्योंकि यहाँ पर एक जो लड़का है, छात्र है, उसके करियर से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए तीन बड़े मुद्दे हैं जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तो जो सदस्य इस कमिटी में, जिसको इक्विटी कमिटी कहा जा रहा है, बराबरी वाली कमिटी, उसमें ये मैंडेटरी नहीं किया गया है कि अगड़े को शामिल किया जाए, जबकि बाकियों का प्रतिनिधित्व मैंडेटरी किया गया है। आपको डालना ही पड़ेगा एक एससी, आपको एक एसटी डालना ही होगा, एक ओबीसी डालना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ जो बात है कि मान लीजिए किसी ने कंप्लेंट की और वो कंप्लेंट गलत पाई जाए, उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ क्या दंगाट, मतलब क्या आप एक सेफ्टी नेट दे रहे हैं उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ ये संभावना है कि एक फर्जी और मोटिवेटेड शिकायत हो? ये बात है जिसको लेकर सबसे ज्यादा जो छात्र इसका विरोध कर रहे हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। सुरक्षा उसको एक सिक्योरिटी नेट उसको मिलना चाहिए कि भाई हमारी सुरक्षा मिलनी चाहिए ना उसको। हाँ, चलिए अब आपके पास आती हूँ संगीत रागी जी। एक अंतिम बात में अंजना जी क्षमा चाहता हूँ, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कंप्लेंट्स फाइल हुए हैं और जो समानता समिति बनी है, उस समानता समिति के ऊपर में भी अविश्वास है इस एक्ट में, इस अमेंडमेंट में, क्योंकि क्या उनको ये लगता नहीं है कि जो उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए तो उसमें एक से एक समाज के भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी नाम है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, सब लोग उसमें होंगे। तो उसमें ऐसा लगता नहीं है कि क्या वो इम्पार्शियल, दो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। हाँ, तो उसके बाद क्या उनको नहीं लगता जो कमेटी बनाई गई है वो आपको देखिए, अब भेदभाव के कितने केसेस आ रहे हैं वो हमने दिखा दिया आपको, एक बार बता देते हैं। आपका पॉइंट टेकन है। आप ये कह रहे हैं कि सबका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन फिर क्या जानबूझकर सामान्य वर्ग के लोगों को इससे दूर रखा गया है? ठीक है, आ रही हूं। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी जो भी उस इंस्टीट्यूशन का हेड होगा वो उसमें शामिल होगा। 3 प्रोफेसर्स, सीनियर फैकल्टी, प्रोफेसर्स या सीनियर फैकल्टी, मेंबर्स ऑफ HEL एज मेंबर्स, एक स्टाफ मेंबर होंगे अदर देन अ टीचर, ठीक है। उसके बाद से है 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिविल सोसाइटी हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस एज मेंबर्स, कोई भी सिविल सोसाइटी का मेंबर। 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उसमें, तो 2 स्टूडेंट्स को भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऐड किया जा रहा है। और कोऑर्डिनेटर ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी। इसमें क्या दिक्कत है? जल्दी से संगीत रागी जी, थोड़ा सा 6 मेहमान है, जल्दी जल्दी अपनी पॉइंट रखें। क्या दिक्कत है इसमें? क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो मैं नहीं जानता हूं कि मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा है, लेकिन ऐसी सूचनाएं जरूर प्राप्त करते हैं और मैं अपने स्टूडेंट से पूछता भी हूं। तो उन्होंने कहा कि परसेप्शंस तो है, लेकिन डायरेक्टली इस प्रकार से चीजें नहीं थे। क्या जो आती है वो जो जिन्हें आप जनरल कैटेगरी का है वो जरूर ये कभी बोलते हैं कि भाई हमारी कीमत पर इनको मिल रहा है, इस प्रकार की चीजें तो आती हैं। लेकिन मैंने अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय में 32 साल से पढ़ा रहा हूं कि एक विद्यार्थी दूसरे को जाति के आधार पर अस्पृश्यता या भेदभाव करे या उसके साथ इस प्रकार की बातें करे, अपवाद में होता होगा, बट मुझे इस प्रकार की जानकारी नहीं है। एक ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो डाला गया है वो ओबीसी को भी डाला गया है। पहले एससी और एसटी हुआ करता था, अब इस बार ओबीसी को भी डाल दिया गया है उसमें। सबको ही जानता है कि एससी और एसटी पर जो दबंग कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट है, वो एट्रोसिटीज आज के दिन में करते हैं, या जिन्हें सामान्य वर्ग के कास्ट कहते हैं वो एट्रोसिटीज करते हैं। तो ये नया इसमें लाया है। तीसरी बात, मैं राजनीतिक तौर पर बात करना चाहूंगा। जाति की पीछ भारतीय जनता पार्टी के लिए खुरदरा पीछ है। इस पीछ पर भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो उसके महंत पहले से बैठे हुए हैं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कही है। वहीं से मैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है ना अक्सर कि अगर अब रुक जाइए सर एक सेकंड, जो हिंदू वाला इशू है, हिंदुत्व का इशू है, वो उसमें बीजेपी वाले एक से एक व्यंग भी बना कि पहले से पीएचडी है, माथे पर तिलक लगाए खड़े हैं, तो उसमें कोई दूसरी पार्टी वो नकल करने की कोशिश करेगी तो उनको नकली हिंदू वाला एजेंडा वाला कहा जाएगा। वैसे ही जाति पर
उनका ये जो पॉइंट है लिमिटेड कि ये खुरदुरी पिच है, यहां पर नहीं जाना चाहिए। पहले जो एक है तो सेफ है कहा जा रहा था, क्या उसके विपरीत जाते हुए एसटी, एससी और ओबीसी को लुभाने के लिए किया गया है? सीधा आरोप लग रहा है। देखिए, ये हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है, उसके रिकमेंडेशन पर है। इससे बहुत ज्यादा भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि यही याचिका एक सुप्रीम कोर्ट में विचारार्थ पड़ी हुई है कि इसकी एक धारा है 3C, जिसमें यह कहा गया है कि कुछ विशेष जातियों के लोग ही कंप्लेनेंट हो सकते हैं या उन्हीं के खिलाफ जातिगत विद्वेष की बात सामने लाई जा सकती है और न्याय दिया जा सकता है, बाकियों को छोड़ दिया गया है। और आप जो कमेटी की बात कह रही हैं, ऐसा गणतंत्र के दिन बहस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा कष्टप्रद है कि मैं उस संविधान को जब पढ़ता हूं जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने बंधुत्व की भावना का प्रमोशन करने के लिए सभी पार्टियों को, सभी स्टेक होल्डर्स को कहा गया, क्योंकि बिना फ्रेटर्निटी के आप बराबरी और समतामूलक समाज की स्थापना कैंपस का कहीं नहीं कर सकते। क्योंकि त्रिपुरा का एक छात्र देहरादून पढ़ने जाता है, एंजल चकमा, उसको सड़क पे मार दिया जाता है, वो जन्मस्थान के कारण उसके साथ नस्ल भेद और विभेद होता है। अगर किसी कैंपस में रोहित वेमुला के साथ किसी भी प्रकार का अगर अन्याय हुआ तो उसको एड्रेस करने के लिए कानून देना पड़ेगा, सिर्फ इतना से नहीं हो जाएगा। न सवर्ण समाज को इससे घबराने की जरूरत है। क्यों? अगर आप इस तरह की स्थिति में हैं कि कहीं ये घटनाएं 118% बढ़ रही हैं, 178 से 173 से 378 हो रहा है, तो क्या मूक दर्शक बनकर तमाशा देखें कैंपस में सारे लोग बैठ करके कि कोई जातिगत विभेद नहीं है, जो संगीत रागी साहब ने बड़े आसानी से कह के चल दिए। वो कह दिए कि नहीं, बड़े आसानी से कह के चल दिए। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूं, मैंने देखा है किस तरह की जातिगत विभेदीकरण टिप्पणियां की जाती हैं हॉस्टल में, और मैं इसका गवाह रहा हूं। इसलिए प्लीज ये मत करें। यह जरूर होना चाहिए कि किसी भी कैंपस में जो समतामूलक समाज की स्थापना का संकल्पना भरता हुआ संविधान प्रस्तावना से घोषित करता है, वो होना चाहिए, और उसको मजबूत करने के लिए समस्त प्रकार के कानून होने चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि उसकी कुछ धाराएं जो यूजीसी ने लाई हैं, उसको न्यूट्रल कास्ट बना दीजिए ना, कि कोई किसी को इस देश में किसी भी जाति के नाम पर कोई किसी को गाली नहीं दे सके, चाहे वो किसी जाति का हो। अद्भुत भारत है कि हम जिस दिन जन्म लेते हैं उस दिन हमारी जाति, हमारा जन्म स्थान, हमारा सोशल स्टेटस सब कुछ तय हो जाता है। इसको कैसे खत्म करेंगे? कब भारत में बंधुत्व की भावना आएंगी? कौन काम करेगा? आप कह रहे थे खुरदरे पिच पर चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक जब इस देश में पारित हुआ, कोई जाति की बात नहीं कर रहा था उसमें, वो पारित हुआ बेंच थपथपाते हुए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक पॉइंट दे रहा हूं। जो लोग कर रहे थे उनको बेंच थपथपाकर पास करना पड़ा। उन्होंने डिमांड जरूर रखा कि महिलाओं को भी जाति में बांट दो, लेकिन ठीक है, लेकिन वो बिल पारित हुआ उसी स्वरूप में, और सबने बहुमत से पारित किया। उसमें राजद के बाद समर्थन था, सर्वसम्मति नहीं थी। अमिताभ जी नाराज करने की आज में किसी में ताकत नहीं है। क्या है उसमें वो मांग रख रहे थे, लेकिन सबको बिल उसी स्वरूप में स्वीकार करना पड़ा। तो कभी तो बंधुत्व की भावना की बात करेंगे आप, और जिस किसी भी जाति के साथ कास्ट न्यूट्रल करिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अमीर, गरीब, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, कास्ट न्यूट्रल करिए ना। अपराध अपराध है, चाहे ब्राह्मण कह के गाली दे, चाहे दलित कह के गाली दे, ये अपराध है। इस अपराध को अपराध की श्रेणी में रखकर आपको एड्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर के समतामूलक समाज, बंधुत्व की भावना का समाज। और कैंपस तब थाना नहीं होगा कि शिकायत कर रहे हैं, स्क्वाड बना रहे, इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर। सभी मान्यताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन पहली मान्यता जो भारतीयता होने की होनी चाहिए थी, उसकी कमी इस बिल में विनिमय में रागी जी जल्दी से एक छोटा कमेंट, वो तो आप ही को चैलेंज कर रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं, आंख पे पट्टी बांधी हुई आपने। मैं उनको गलत नहीं, उनके अनुभव को कमजोर बता रहा हूं कि कम है थोड़ा। देखिए 32 साल मुझे पढ़ाते हुए इस यूनिवर्सिटी में हो गया है, और यदि 8-10 साल और जोड़ लें तो 42 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, तो जिस पार्टी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी जाति की ही राजनीति करने वाली पार्टी है, हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं इतना ही बात कह रहा हूं, इस मुद्दे पर एनडीए को भी ताक पर चढ़ाने को रागी जी तैयार हो गए। जल्दी से जल्दी प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप जरा इस चीज को भी देखिएगा कि कल जाकर के ये पूरा कैंपस जो है इसी राजनीति का अखाड़ा बन जाए,
तो वो इस देश को कितना कमजोर करेगा। आप उसे जातियों के खांचों में बांट दीजिए। जहां पर जाति है वहां पर जातीय सच्चाई भी है, जातिवाद भी है। ये मत बोले। 10 सेकंड और मनाई जी। अंजना जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अरे सर आप प्लीज बहुत अंजना जी मुझे बोलने दीजिए, ये गलत बात है। बोलिए जल्दी, मेक योर पॉइंट। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। जब दिल्ली में कोई आता है आदमी यहाँ पे, तो वो क्षेत्रीयता का शिकार होता है। जब नॉर्थ में जब बॉम्बे में जाता है तो वहां उसके साथ भेदभाव होता है। जब साउथ का दिल्ली में आता है तो उसके साथ भेदभाव होता है। जब नॉर्थ ईस्ट का बच्चा दिल्ली में आता है उसके साथ भेदभाव आता है। जब एक ब्राह्मण वहां पर जाकर के ब्राह्मण जब वाइस चांसलर बनता है तो क्षत्रिय लोग कहता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जब क्षत्रिय वहां पर रहता है तो सवर्णों में सवर्णों का भेदभाव होता है। कितनी दूर तक आप इसको ले जाएंगे? कौन सा दूर तक, कितनी दूर तक आप इसे खींचने के लिए मैथिल जी अब कमेंट। ठीक है, पॉइंट टेकन मैथिल जी। वो कह रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत ही नहीं है। क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए अंजना जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। कोई भी कानून समता मूलक समाज के लिए यदि आ रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन इस जो भी नोटिफिकेशन है इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिस बात को अभी तक किसी ने एड्रेस प्रॉपरली नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं 2012 में जो एक क्लॉज लगा हुआ था कि कोई झूठ बोलेगा, झूठी कंप्लेंट करेगा तो क्यों नहीं भैया उसके खिलाफ कार्रवाई हो? क्यों नहीं हो? उसमें था कि कार्रवाई होगी, इसमें नहीं है कि आप झूठी कंप्लेंट करेंगे। यदि आपकी कंप्लेंट वेरीफाई होती है और वो झूठ निकलती है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे एक जिसे कहते हैं ना कि प्रतियोगिता में किसी को डाउन करने के लिए यदि कोई झूठी आरोप लगा देगा तो वहां पर जो कैपेबल बच्चा है वो डाउन हो जाएगा। दूसरी चीज, इस जो सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है ये दिग्विजय सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद खड़ा हुआ है। मैं बता दूं अंजना जी, दिग्विजय सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया और शिक्षा मंत्रालय ने, मैं ये कहूंगा बहुत स्पष्ट रूप से कि सरकार से यहां पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है। उनको वेरीफाई करने में गलती हुई है कि ये जो क्लॉज थे ये क्लॉज हटा दिए गए। सामान्य वर्ग के छात्र को आप सीधा सीधा आरोपी मान लेंगे कि बस केवल वही एट्रोसिटी कर सकता है, केवल वही भेदभाव कर सकता है। सतीश प्रकाश को दिखाई, केवल वही भेदभाव कर सकता है। आप जेएनयू में देखिए ना, ब्राह्मणवाद से आजादी, क्षत्रिय धर्म से आजादी, गणेश जी से आजादी, हिंदुस्तान से आजादी, यदि कोई इस प्रकार के नारों से प्रोवोकेट होके रिप्लाई कर देगा तो उस कमेटी के रजत में वो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप हाथ काट रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं जैसे कि कश्मीर के अंदर सैनिक हाथ बांध के खड़े रहते थे और पत्थर बजा के पत्थर मारते थे और वो चुप कुछ नहीं कह सकते थे। वही हाल अब सामान्य वर्ग के छात्र के संग होने जा रहा है। चलिए ठीक है, सतीश जी एक रिएक्शन जल्दी से आपका कि क्यों ये माना जाए कि सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कुछ हो सकता है, और अगर कोई मैल इंटेंशन के साथ, गलत नियत के साथ करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जांच के बाद? नहीं, देखो अभी आप, मैं सूर्यकांत जी से एक बात पूछूं, आपने रेगुलेशन पढ़ा है? अगर शिकायत झूठी होगी तो उसके लिए बाकायदा न्याय मित्र बाकायदा नियुक्त है, जो कानून का जानने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए न्याय मित्र होगा, और उस न्याय मित्र को नियुक्ति करने में जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर ये शिकायत होगी बाकायदा उसको पैसा कौन देगा? तो ये नोटिफिकेशन है, क्या इसके अंदर कोई ऐसा क्लॉज है जो मुझसे छूट रहा है कि कोई झूठी कंप्लेंट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? जरा बता दीजिए मुझको आप। जी मैं बताता हूं आपको। देखिए, इस भारत के इंस्टीट्यूशन की सच्चाई आपको बताता हूं। भारत में मेरा प्रश्न सीधा है साहब, अगर सतीश प्रकाश जी के खिलाफ मैंने कोई कंप्लेंट कर दी और सतीश प्रकाश जी उसमें क्लीन पाए गए तो मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये बताइए आप। ये जो नया नोटिफिकेशन है इसके अंदर 2012 में तो था, ये बताइए। सूर्य कुमार जी, एक सवाल पूछूं आपसे, इस रेगुलेशन के आने के बाद क्या इस देश की न्याय व्यवस्था खत्म होगी? क्या आप गोल गोल मत घुमाइए सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। यही परेशानी है, यही सामान्य वर्ग के छात्रों के दिल में एक डर है कि हमारे खिलाफ इस कानून को, इस जो एट्रोसिटी है इसको हथियार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई प्रतिभावान छात्र होगा, वो आगे बढ़ रहा होगा और कोई इससे जलेगा तो उसके खिलाफ ये यूज। ठीक है, जवाब सुनिए, बोलिए। खत्म करना है। देखिए अन्ना जी, मुझे कुछ बात करनी है। मेरा कहना यह है कि 10 लोगों की जो कमेटी बनेगी उसमें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा,
भारत में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन 99% के ऊपर ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग के लोग नहीं है। जो 3 सीनियर प्रोफेसरों ने किसी भी इंस्टीट्यूशन का जाकर के रिकॉर्ड निकालिए, उसमें सामान्य व्यक्ति के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। सिविल सोसाइटी के जो 2 व्यक्ति होंगे जो अपने विषय के जानकार होंगे, वहां भी सामान्य जाति के व्यक्ति की आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। उनकी जाति, आप मेरी बात सुनिए ना सर, अभी जो बोल लीजिए। ठीक है सतीश जी, अब सतीश जी आपका जो लॉजिक है ना वो प्रोबेबिलिटी पर है, तो मतलब जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको प्रोबेबिलिटी पर छोड़ रहे कि 99% तो चीफ अगड़ी जाति का ही होगा, इसलिए उनको सामान्य वर्ग का होगा, इसलिए उसको फायदा मिलेगा। ये आपका आर्गुमेंट है। प्रवेश चौधरी जी जल्दी से आपके पास आ रहे हैं। प्रवेश चौधरी जी, बड़ा सवाल ये है कि एक जो ज्यादातर सामान्य वर्ग के छात्रों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमेशा ये कहा जाता है कि भाई ऐतिहासिक रूप से और जिस तरह से समाज में एक भेदभाव हुआ है, जो चाहे एससी, एसटी, ओबीसी उनके साथ, इसके लिए इसको सुनिश्चित आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बाप दादा ने किया उसके लिए हमको क्यों आप इतना वल्नरेबल बनाकर छोड़ रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी, मतलब अगर हम कंप्लेन कर दे हमारे खिलाफ और अगर वो गलत इंटेंशन से भी कर रहा है तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, मेरा तो करियर बर्बाद। इस पर क्या रिस्पॉन्स है? ऐसा है नहीं। इस पूरे लॉ को, पूरे कानून को हमने पढ़ा है, देखा है ना, इसमें बहुत सारी गुंजाइश है और सरकार उन गुंजाइशों को दूर करने का काम भी करेगी, मुझे ऐसा लगता है। हमें मानते हैं कि सरकार ने, देखिए, शुरू में ही बताया कि समता, समरसता, सर्व कल्याण, इस पर बेस मोदी सरकार है, पूरी सरकार का आप एजेंडा देखिए। और इसलिए ये तो सच्चाई है कि देश में जाति है, और ये भी सच्चाई है कि जाति के आधार पर उत्पीड़न है, ये यथार्थ है। संगीत रागी जी इसको नकार सकते हैं, परंतु ये वास्तविकता है समाज की और विश्वविद्यालयों की वास्तविकता है। तभी तो अंजना जी एनएफएस हो रहे हैं। एनएफएस अगर हो रहा है, कोई प्रोफेसर एनएफएस होता है तो क्यों होता है? इसका मतलब कि मानसिक रूप से बीमार लोग ही तो हैं वो जो इस तरह का करते हैं। इसलिए सरकार उनके लिए भी कानून लेकर आई और ये कहा कि एनएफएस कितनी भी बार करो लेकिन वो पोजीशन रिजर्व से ही भरी जाएगी। ये सरकार को लाना पड़ा ना। क्यों लाना पड़ा सरकार को? सरकार ने सुनिश्चित किया है, चाहे सचिवालय हो, चाहे मंत्रालय हो, चाहे देवालय हो, चाहे विद्यालय हो, इन सारे संस्थानों के अंदर समतापूर्ण आचरण होगा और समाज के सभी लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये सरकार ने पहले सुनिश्चित किया। आप मोदी जी का भाषण सुनिए। मोदी जी ने शुरू में ये बात कही कि सर्व कल्याण और सर्वहित और समरस, इसके लिए अंजना जी हमको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, हमको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और उनके तरफ हाथ बढ़ाना पड़ेगा। मेरा प्रवेश जी से एक प्रश्न है, बहुत स्पष्ट प्रश्न है। मुझे आप ये बताइए, दिल बड़ा करने के साथ साथ जो कानून व्यवस्था को आप अमली जामा पहना रहे हैं, थाना बना रहे हैं कैंपस को, उसमें यदि कोई झूठे आरोप लगाए जाएंगे उसके निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था है? और आपने ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग, इन सभी को कमेटी में, सुनिए मेरी बात को प्रवेश भाई, सबको आपने जोड़ लिया, लेकिन सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि वहां क्या रहा? मतलब सामान्य वर्ग का व्यक्ति वहां पर आरोपी है, उसको कौन जस्टिफाई करेगा? आप मुझे बताइए। सुनिए, मैंने एससी कमीशन को लंबे अरसे तक देखा है। जो भी फॉल्स कंप्लेंट्स होती हैं उसमें वो कन्विक्टेड होते हैं। अरे सर, इसमें नहीं है ना, इस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं है। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। विष्णु तिवारी, ललितपुर जिला, उत्तर प्रदेश, अभी 2000 के अंदर उस पे एससी एक्ट लगा और एससी एसटी एक्ट लगने के बाद 2000 से 2020 में वो बरी हुआ और उसके ऊपर 20 साल तक जेल में रहा वो व्यक्ति। और उसके बाद जब वो बाहर आया तो उससे पूछा गया कि अब आप क्या चाहते हैं, आप तो बरी हुए। तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ मेरे वो 20 साल दे दीजिए, मेरी वो जवानी दे दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं, न्याय का उद्देश्य होता है कि 100 जो है आरोपी निकल जाए, लेकिन एक इनोसेंट को कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। यदि किसी प्रतियोगितावश किसी ब्रिलियंट छात्र का कैरियर इस कारण खराब होता है, वो सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, प्रेशर में रहता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप क्यों नहीं जोड़ रहे इसमें कि आरोपी यदि कोई झूठ बोल रहा है तो उसके ऊपर भी वही सेम कार्रवाई होनी चाहिए? ये क्यों नहीं जोड़ रहे? इनको बंद करिए। अंजना जी, ये समतापूर्ण सरकार है, समरस सरकार सर, गलती है इसमें। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार से गलती हुई है, यूजीसी से गलती हुई है और दिग्विजय सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस को प्रॉपर नहीं पढ़ा गया। समझना नहीं चाह रहे आप, समझना नहीं चाह रहे।
समाज ने कुछ सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को सत्यप्रकाश implement सरकार करेगी। देखिए, हम कह रहे हैं बेलेबर और जो नॉन बहस कर रहे हैं इशू जिस है, सर कमेटी चौधरी के जी, सदस्य का इशू है और वो रिजॉल्व होगा। हम आपको जिस पर विश्वास दिला बहस रहे कर रहे हैं, जिस समाज आपको रेगुलेशन कह पर रहा है। ठीक है उसको यूजीसी ने लाया है, कुछ प्रावधान उसके वास्तव में कानूनविदों की परिकल्पना से भी परे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बिहेवियर को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अब्यूज में लाएंगे तो ये पता नहीं होगा कि आप जो पानी फेंक रहे थे वो पानी उड़ेल रहे थे या किसी का अपमान कर रहे थे। दोनों अंतर है। सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल इस पर पूरी बहस होगी, सारे कानूनविद मौजूद होंगे, क्योंकि ये पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। और कोई ऐसा आर्बिट्रेरी एक्ट ऐसा नहीं हो सकता इस देश में जो मूल भावना है संविधान की और बराबरी की जो अवधारणा है आर्टिकल 14 उसके बहुत खिलाफ चला जाए। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल नॉट अमंग अनइक्वल्स ये संविधान पीठ ने ही बताया। तो इस मामले में चूंकि ये अपराध की श्रेणी में आएगा, कैंपस के अंतर्गत हुए अपराध की श्रेणी में आएगा कि आपने किसी को जाति, स्थान, लिंग भेद के आधार पर अपमानित किया तो आपके प्रति कोई कार्यवाही हो सकती है कैंपस में। लेकिन इस चीज को आप समझिए कि अगर इसको हटा दे पूरी तरह से कि कैंपस में ऐसा कोई कानून ना हो, हटाने की कौन रुक कह जाइए रहा है? एक मिनट, नहीं, हटा गलत दीजिए, बात। आप पूरी बात कर लीजिएगा ना, मुझे मेरी पूरी बात होने दीजिए। हटा दे पूरी तरह से वो भी जायज नहीं है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि बीच का एक रास्ता होना चाहिए। कास्ट न्यूट्रल होने में दिक्कत क्या है? लिंग न्यूट्रल होने में दिक्कत क्या है? लड़की लड़के को गाली दी या लड़कों ने लड़कियों को गाली दी, दोनों बराबर अपराध है मेरी नजर में। समानता का कैंपस बनाना चाहते हैं तो समानता का बिल्कुल होना चाहिए, समानता का मसौदा भी होना चाहिए। बंधुत्व भारत की ऐसी नहीं पैदा होगी। लेकिन आप जो डरा रहे हैं ना, पूरा सवर्ण समाज डर जाओ, पूरा ओबीसी, उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी डाला गया है। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आया है 10% आरक्षण लेकर के, उसके प्रति भी आप दुर्भावनापूर्ण कोई व्यवहार नहीं कर सकते कैंपस में, वो भी है। 12 पन्नों का ये रेगुलेशन अभी बहुत स्क्रूटनाइज होगा। मेरा एक स्पष्ट मैसेज है, बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत है। से चल रहा है, बिल्कुल भयभीत होने की कोई ऐसा जरूरत है कानून नहीं हो साहब। सकता मैं जो आपको संविधान बताऊं, के विपरीत हो। अंजना जी, आप अभी बेकार डरा रहे, सुप्रीम आप कोर्ट की बेकार डरा रूलिंग रहे। है, आपको मैं हजारों मसले दे दूंगा वन में जिसमें उन्होंने साफ लोग कहा कि गाली देना SC ST एक्ट SC लगाने को के गाली लिए नहीं दे सकते पूर्ण आप। रूप से आधार नहीं दे है। सकते आप गाली वहां पर किसी को। कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आप मानता है समझिए इसको। कि जो आपस जात में दोस्त यार अगर कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, स्टूडेंट्स की बात है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई फेस्ट हो रहा है, कोई हंसी एग्जाम, मजाक- सुनिए नहीं 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 अब मिश्रा हंसी जी आप मजाक सुनिए, को आप अपराध बातों ले को जा रहे हैं। घुमाइए। मैं ये हंसी स्पष्ट मजाक करना अपराध चाहता के हूं, दायरे में नहीं आता है जब साहब। कोई नोटिफिकेशन आता है और हंसी मजाक, तो समाज रुक के जाइए, सभी वर्गों हंसी को मजाक, रुकिए उसके रुकिए अंदर रुकिए आधार देना आपको चाहिए। मालूम नहीं है, ना, ना, आप हंसी मजाक में किसी की डिग्निटी कम नहीं कर सकते। यही हंसी साहब, मजाक तो सुनिए, होता रहा कि सुनिए, लड़कियों का सुनिए, लड़कियों को सुनिए, कैंपस ना, में ना, चुप ना, होता ना, रहा। प्रोफेसर मिश्रा ने जी, कहा हम तो हंसी अरे मजाक तो कर मैं रहे वही थे। तो कहना चाहता हूं प्रोफेसर साहब। शामिल है उसमें, पता ही नहीं आपको कि लड़कियों के साथ जितना अपराध हुआ है उसमें अच्छा मुझे ये बताइए ब्राह्मणवाद से आजादी क्या है? छोड़ दीजिए, नहीं बताइए ब्राह्मणवाद से आजादी क्या है? जेएनयू में नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी क्या है? कोई पलट के जवाब देगा। नहीं बोलना पड़ेगा आपको, अगर आप बोल रहे हैं इस चीज को तो ब्राह्मणवाद से क्या आजादी का मतलब है? अच्छा रुक जाइए, क्षत्रिय से आजादी क्या मतलब है? बनियों से आजादी क्या मतलब है? तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार। अच्छा, हो गया, ये बोलेगा हो कोई गया, और कोई पलट के जवाब दे हो देगा तो गया, क्या हो गया? ठीक हो है, गया ना। जवाब दीजिए। अब मैं बताता हूं ब्राह्मणवाद से आजादी, आपको आज अर्थ समझ में आ जाएगा। वो बताइए। तमाम रूढ़िवादी चीजें जो मनुष्य को मनुष्यता ना रहने दे, वो तमाम चीजों से आजादी जरूरी था, इसलिए संविधानवाद है। ब्राह्मण जेएनयू का नारा आप मान रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर ब्राह्मण रहे होकर गाली देगा, बहुत गलत। रुक जाइए, ये असलियत है। रुक जाइए, सुनिए, अरे ना 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 आप रुकिए तो। ब्राह्मण ने इस देश को ब्राह्मणवाद दिशा दी है, विश्व को दिशा बिल्कुल। दी है। ये आर्यभट्ट आपको 10 ब्राह्मण पूछ दूंगा तो बारी-बारी तेल से लग बोलिए, जाएगा। बारी-बारी से बोलिए। आर्यभट्ट ब्राह्मण का जवाब एक दे दो। खगोल शास्त्र में किया, वारामिहिर ब्राह्मण थे ज्योतिष शास्त्र में किया, मैं हजारों उदाहरण दे दूंगा। लेकिन रूढ़िवादी को कर्मकांडी ब्राह्मण, वो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण की उपलब्धि दो अलग चीजें हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। अगर इस बात को हम नहीं समझ पा रहे लेकिन सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, नहीं एक सेकंड, सत्यप्रकाश जी, नहीं सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, भावनाओं में मत बहिए। कह रहे हैं मिश्रा जी आपसे मत बहिए, मत बहिए, मत बहिए, मत बहिए। इस प्रकार से सामान्य वर्ग का छात्र वहां पर पीड़ित होगा, वहां पर सामान्य वर्ग का छात्र हमेशा परेशान रहेगा, उसको ये डर लगा रहेगा कब कोई मेरी कंप्लेंट करने का, मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो मैं जाकर अगर अवार्ड लेता हूं और किसी को बुरा लग गया तो मेरी कंप्लेंट मैं बता देता हूं, पूछने वाला था। जो चोटी रखे वो भी नहीं
जो चोटी रखे उसको भी आजादी और जो चोटी नहीं रखे उसको भी मैं यही तो कहना चाहता हूं संविधानवाद है। इसमें ऐड कीजिए ना, इसमें ऐड कीजिए, सरकार को बोलिए कि इसमें ऐड करें कि आदमी जो होगा उसको भी संस्थान से बाहर किया जाए, तैयार उस पर, उसको संस्थान से बाहर किया जाए, तैयार हूं। बिल्कुल यही तो मैं भी कहना चाहता हूं। रुक जाइए, आप इस कमेटी में सामान्य वर्ग के छात्र को भी ऐड कीजिए, महिला, एससी, आप डरा रहे हैं, हम दिव्यांग डरने की और जरूरत ओबीसी नहीं के है। साथ साथ आप सामान्य को भी ऐड कीजिए, ठीक वो है। भी तो इसी समाज का हिस्सा है भाई। वो आप स्टूडेंट चाह क्यों रहे हैं- डरा सहमा रहेगा, यार, ये बताइए आप मुझे, बताइए। क्यों डरा सहमा रहेगा को सामान्य वर्ग का स्टूडेंट? फिर आप बताइए। आप बोलते रहिए। प्रियंका भारती भी हमारे साथ आरजेडी से जुड़े, सत्य या प्रकाश। किसी भी प्रकार का रूढ़िवाद इस देश के लिए जो भी ऐसी नहीं। व्यवस्था जिसमें विभेदीकरण हो, उससे यदि कोई आजादी की बात करता है वो राष्ट्रवाद है, नहीं, लगातार ये एकदम गलत। बकवास कर रहे हैं। क्या नहीं, बात सत्य है? प्रकाश जी, नहीं, सत्य नहीं, प्रकाश जी, जूते मैं चार आपकी थोड़ी बात का बोलिएगा। विरोध करता हूं। अरे जूते चार, रूढ़िवाद में फर्क है। आप जाके पढ़िए ब्राह्मणवाद अंतर है, दोनों में भयंकर अंतर है। आप क्या चाहते हैं, मनु के उस ग्रंथ को मान ले जिसमें महिला को निम्नतम दर्जे का दिखाया गया? मान ले उसको। आप ज्ञानी हैं, आप अज्ञानी हैं, आपको कुछ नहीं पता, आपने पढ़ाई नहीं की है, घोषणा करता आपने हूं, पढ़ाई आज नहीं की है, गणतंत्र है, मैं संविधान का आपने एक कुछ सूत्र पढ़ाई नहीं मानता की है हूं, सत्य उसके प्रकाश अलावा जी, कुछ नहीं मानता। आपने सिर्फ आपको जो करना वामपंथियों चाहिए। की विचारधारा सुनिए का ना, प्रयोजन आप किया है। संविधान का सूत्र मानते हैं, एक आर्टिकल 14 का वोलेशन है कि नहीं है ये? आप ये बताइए, आर्टिकल 14 का ये वोलेशन है कि नहीं है? आप ये बताइए, एक चीज सबको बताइए। समान अधिकार मिलना चाहिए, आर्टिकल बिल्कुल, 14। आप बिल्कुल। क्यों नहीं विरोध करते फिर? आप क्यों समर्थन कर रहे हैं इसको? आप छदम बात दिखा रहे हैं यहाँ पर, आप पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं सामान्य वर्ग का छात्र जूते के नीचे बैठा रहे। बिल्कुल नहीं। आप ये चाहते हैं, रुकिए। डरा सहमा रहे, रुक जाइए। कैंपस में डरा रहे, रुक जाइए। आवाज ना उठाए। अब आप ऐसे करेंगे तो क्यों आप कर रहे हैं इस चीज करिए। को? आप एक सूत्र समझ लीजिए, अगर इस देश में नहीं, बराबरी सूत्र क्या और है? आप ये कहेंगे कि ब्राह्मणवाद और रूढ़िवाद एक है? नहीं, ब्राह्मण और रूढ़िवाद एक है। ब्राह्मणवाद और आपके ऊपर रूढ़िवाद में से केस आपके हो जाएगा, गलत बात। आपके ऊपर में केस हो जाएगा। ब्राह्मणवाद पर मत स्पष्ट कीजिए, फिर मत कीजिए। आपने बहुत मैं गलत बयान दिया समाजवाद है। बहुत गलत स्टेटमेंट है ये। मैं समाजवाद बारी बारी से। अरे आप राष्ट्रवाद के समाजवाद, बने पुल आप पर चलता साम्यवादी हूं हैं, और आप कम्युनिस्ट हैं, संविधानवाद मेरा मूल कम्युनिस्ट मंत्र है। अरे अगर कोई आप व्यक्ति कम्युनिस्ट हैं, किसी भी आपने वाद के यही खिलाफ कहा है। नारा लगाता है, आपने वो पढ़ाई नहीं की है, आपके ऊपर में केस हो सकता है। पहले आपने संकल्प किया है सत्य प्रकाश जी, 1857 आप की ये पहली कह रहे बोली हैं कोई कि चलाई थी ब्राह्मण जो है तो वो मंगल रूढ़िवादी होता पांडे है। ने अरे चलाई थी। उनको सलाम करना ये है। तो वो रूढ़िवादी थे क्या? तो आप बताइए ब्राह्मणवाद मुझे। बनाएंगे उसको? नहीं नहीं नहीं, मंगल वो रूढ़िवादी थे क्या? ब्राह्मणवाद का मैं ये पूछना चाहता हूँ, रूढ़िवादी और ब्राह्मणवाद में फर्क है? चंद्रशेखर एक बार आजाद प्रियंका भारती जी को दिखा, आ रही हूँ प्रियंका भारती जी कह रहे हैं कि ये सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ नाइंसाफी है कि अगर मैल इंटेंशन से, गलत नीयत से, प्लीज सर प्लीज, गलत नीयत से हो गया। आपकी बात रजिस्टर हो गई, आपकी बात रजिस्टर हो गई। नहीं अब बात रजिस्टर हो गई, चिल्लाइए चलिए। एक सेकंड किसी भी। और अब हम देखिए सत्य प्रकाश जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए बहते हुए आप ब्राह्मणवाद को सीधा आपने रूढ़वाद से जोड़ा, ये भी गलत है। और इस तरह से अगर कोई भी जूते चार अगर कहता है तो किसी के लिए भी कहे, ये हिंसा को बढ़ावा हम लोग नहीं करते। बिल्कुल आपने बोला ये गलत है, ये गलत है। अब प्रियंका भारती जी मेरा सवाल आपसे, किसी भी व्यक्ति को इस देश में प्रियंका जी सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि बाकी SC ST OBC? रुकिए सत्य प्रकाश जी प्लीज जल्दी बोलिए। देश में किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मणवाद की आलोचना करना है वो स्वतंत्र करने के लिए, और कोई इस देश में किसी भी बनिया लेकिन जूते चार थोड़ी बोलेगा। एक लाइन और है उसमें, जूते चार थोड़ी नहीं बोलेगा। होगा जूता चार, कोई नहीं बोला बोल है, सकता नारे जूता है चार। ना। किसी को भी नारे लग रहे हैं ब्राह्मण किसी को जाति तिलक के तराजू नाम और पर तलवार, इस इनको देश में मारो जूते जूते चार। नहीं मारा यदि जा कोई इसका सकता। अप्रोच नहीं इसका मारा विरोध जा करेगा सकता। तो नहीं इसको मारा आप जा उठा के जेल में डाल दीजिएगा। बिल्कुल नहीं मारा जाना आप चाहिए। अपने कैंपस जेल में डाल देंगे इसको क्या? किसी 2 को भी मिनट जाति के नाम पर थामिए। प्रियंका जी वो कह रहे हैं सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ नाइंसाफी है क्योंकि कोई भी अगर गलत नीयत से किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहे तो वो कंप्लेंट दे देगा। और जिस कमिटी में सामान्य वर्ग के लोगों को रखने के लिए कुछ भी मैंडेटरी नहीं किया गया है, जबकि ST SC OBC जो दिव्यांग है उनके लिए, महिलाओं के लिए किया गया है, ऐसे में और दूसरी तरफ गलत नीयत से जो करे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है।
नेचुरल जस्टिस के खिलाफ मालूम क्या है अंजना जी? आप तस्वीर चला रही थी अभी रोहित वेमुला की, 1 दशक हो गए उनकी मृत्यु को, पर क्या वो रुक गया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? अभी महीना भर नहीं हुआ, पल्लवी नाम की बच्ची की इंस्टीट्यूशनल हत्या हुई, वो रुकता नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है, आपको मालूम है, वही दर्शन सोलंकी की माँ, रोहित वेमुला की माँ और दर्शन और पायल तड़वी की माँ, तीनों लोग कोर्ट गए क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चों को खोया था ना, दलित बहुजन के बच्चे मारे गए थे। वो तीनों माताएं कोर्ट गई। कोर्ट ने कहा यूजीसी 2012 का नियम ढंग से लागू नहीं हुआ, लागू करो। और अगर ये डिस्क्रिमिनेशन रुक गया होता तो जो 5 सालों में 118% कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हायर यूनिवर्सिटीज में बढ़ा है, वो कैसे बढ़ा? किसने बढ़ाया? नहीं होता हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिल में बहुत सारे फॉल्ट हैं जिसकी तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। फॉल्ट ये है, ये कह रहे हैं कि वही यूनिवर्सिटीज इंक्लूड होंगे जो यूजीसी के नीचे आएंगे। अब मैं आपको बता दूं, IIT 23 IITs 21 IIMs तो यूजीसी के नीचे आते ही नहीं, तो वहां तो ये नियम लागू ही नहीं होगा। आपने इक्विटी कमेटी का हेड किसको बनाया है? जो डी फैक्टो हेड होगा वो वाइस चांसलर होगा। अब इस देश में चलिए वाइस चांसलर को देखते हैं। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय और इनमें मात्र 1 दलित वीसी, 1 ST वीसी और 5 OBC वाइस चांसलर। अब वीसी के पास मसला है, बताइए, मैं सारी बातों से आपसे सहमत हूं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा एक प्रश्न और सीधा प्रश्न है, मुझे ये बताइए कि यदि कोई झूठी कंप्लेंट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पल्लवी, ये बताइए, हजारों छात्र हर साल इस देश में मारे जा रहे हैं। कैसे मारे जा रहे हैं? शर्म नहीं आती है इनको, शर्म नहीं आती है इनको। दलित पिछड़ा आदिवासी का बच्चा आज भी मारा जा रहा है। अच्छा, एक सेकंड, दोनों की आवाज बंद कीजिए। प्रियंका जी सुनिए, ये कमेटी इसीलिए बनाई गई है, ये कमेटी इसीलिए बनाई गई है और इस कमेटी के खिलाफ कोई नहीं है, ना इस तरह के भेदभाव के खिलाफ एक्शन हो, इसके भी खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एक तरफा हो गया है? अगर सामान्य वर्ग के छात्र आज सड़कों पर निकल रहे हैं तो उनकी बात भी तो कोई सुनेगा ना, या उनका कुछ भी, अगर उनका आर्टिकल 14 का जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो भी वायलेट हो रहा है तो नहीं सुनेगा कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अब आराम से सुनिए। अंजना जी, इंसाफ के लिए, फिर लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। इस इंसाफ के लिए ही कमेटी बनाई गई है, उनके 2 ही बिंदु हैं, इन दोनों पर आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए। क्या सामान्य वर्ग को भी इस कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए? और दूसरा, अगर कोई गलत नियत से करे तो क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? इन दोनों का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। एक्शन बिल्कुल देती हूं। पहले आपने जो कहा कि सड़कों पर आज कुछ जाति के छात्र हैं, इसी जाति के छात्र 90 में मंडल कमीशन के विरोध में भी उतरे थे। और मैं आज भी ये दावे के साथ कहती हूँ, जवाब नहीं देगी। कुछ लोगों ने तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लोग कह रहे हैं कि करने वाले छात्र के खिलाफ सिर्फ वही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस नोटिफिकेशन में आरोपी के खिलाफ होगी। दूसरी चीज, कोई खड़ा होता है तो आखिर सभी लोग एक जैसे क्यों दिखते हैं? सवाल मेरा ये है, मेरा सवाल ये है, सबको ओबीसी को क्यों निकालने की बात हो जा अधिकार रही देने है? के लिए क्या प्रतिबंध नहीं है? मुझे इतना बताइए। मैं ये कहती हूँ कभी भी SC के खिलाफ। चलिए, वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन आज हम यही चाहते हैं कि अगर सामान्य वर्ग के छात्रों की भी कुछ समस्याएं हैं, चाहे इसे भ्रम ही क्यों ना कहा जा रहा हो जिसे फैलाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए कदम उठाने की जरूरत है ताकि उनको भी ऐसा ना लगे कि उनके खिलाफ पक्षपात हो रहा है। कम से कम उनको भी रिड्रेसल का एक मौका इसमें मिलना चाहिए। लेकिन शो खत्म करें उससे पहले आपको याद दिला दें, आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में इन खबरों का विश्लेषण करेंगे। कर्तव्य पथ से दुनिया ने सुनी ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना, और गणतंत्र दिवस परेड में मेड इन इंडिया हथियारों की कैसे रही धमक। भारत और यूरोपियन यूनियन की मदर ऑफ ऑल डील से हैरान रह जाएंगे ट्रंप। इस डील में क्या कुछ भारत को मिलने वाला है हम आपको बताएंगे। इसी के साथ कॉलेजेस में यूजीसी के किस नियम ने आखिर सामान्य वर्ग के छात्रों को भड़काया है। मुस्लिम छात्राओं ने हिंदू लड़की को बुर्का क्यों पहनाया। इन तमाम मुद्दों पर विश्लेषण के साथ रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट। यूजीसी के नए नियम आ गए हैं और ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन नियमों से जो सामान्य वर्ग की शिकायत है और क्या अगड़े और पिछड़ों में कॉलेज कैंपस बटेंगे। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा।